हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। और आज हम लोग साइबर एथिक्स के एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। ये साइबर एथिक्स का फाइनल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर के पहले पार्ट को देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें ओपन सोर्स क्या होता है इसको हम समझेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले ओपन सोर्स होता क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर दोज कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर व्हिच यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लाइसेंस। मतलब इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको किसी तरह के लाइसेंस की या प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपको मोस्टली फ्री में अवेलेबल होते हैं, और इसके साथ आपको राइट मिलता है कि आप इसको इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करके आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला आपका आता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, इसको फ्री में यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसमें मॉडिफिकेशन करके आप इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरे आते हैं आप में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Open source software is a means of developing and distributing software that ensures software is available for use, modification and redistribution by anyone. अगर बात करें फ्री सॉफ्टवेयर में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है कि आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए या बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो। ज़्यादातर इसको भी जो है आगे मॉडिफाइड करके यूज करने के लिए बनाया जाता है। इसको आप यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। ठीक है, और इसमें चेंजेस करके आप आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू सोर्स कोड। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ को आपके पास सिर्फ सोर्स कोड का एक्सेस है, आप इसके साथ कुछ और भी कर सकते हो। पहला इससे आ गया फ्री रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, the license shall not restrict any part from selling or giving away the software component of an aggregate software distribution containing program for several different sources. The license shall not require a loyalty or other fee for such sale. मतलब क्या हुआ कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं है, जो उसमें क्राइटेरिया आता है। पहला क्राइटेरिया ये आता है कि आपके पास ये हक होता है कि आप उस सोर्स कोड में, जो भी आपको सोर्स कोड उसका मिल रहा है सॉफ्टवेयर का, उस सोर्स कोड में आप अपनी तरीके से बदलाव करके जो है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई तरह का रॉयल्टी फी देने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पे किसी तरीके का भी आपको कोई एडवांस चार्जेस वगैरह देने की जरूरत है। दूसरा है सोर्स कोड। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो मिलेगा आपको, उसके साथ आपको उसका सोर्स कोड भी मिलेगा, ताकि उसमें आप अपना चेंजेस कर सको, और उस पे आप चेंजेस करने के बाद आप पे किस तरीके का लीगल एक्शन कोई भी ले नहीं सकता। थर्ड है सेल्फ पैराग्रिज्म। मतलब ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि आप उसको सेल्फ पैराग्रिज्म पर कर पाओ। सेल्फ पैराग्रिज्म के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी था। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तो इसके बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सेल्फ पैराग्रिज्म मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि आप उस सॉफ्टवेयर का मल्टीपल कॉपी बनाकर हल्का फुल्का चेंज करके भी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब बात जब उठा है पैराग्रिज्म का, समझते हैं कि पैराग्रिज्म को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला हो गया अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट। खासकर बात की जा रही है यहाँ पे स्टूडेंट के रेफरेंस में। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैराग्रिज्म होता क्या है और किस किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डिवाइसिंग कोर्स वर्क। मतलब आप जब भी कोई असाइनमेंट दीजिए स्टूडेंट्स को, तो स्पेसिफिक होके दीजिए, उसमें जितना आप क्लियर करके दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स है, ठीक है, उसको सही से समझे और उसको सही से प्रेजेंट कर पाए, और ताकि और एक बात और रहे कि उसमें कॉपी करने के चांसेस कम से कम हो। थर्ड है पैराफ्रेज। किसी भी और के काम को आप वर्ड टू वर्ड कॉपी मत कर दो, उसमें आप चेंजेस करो। ठीक है, और हो सके सबसे अच्छा चीज ये होता है कि आप किसी से रेफरेंस लेके
उसको अपने शब्दों में लिख के प्रेजेंट करो। फोर्थ आपका, जैसे बताया था हमने पहले भी, कोटेशन मार्क होता है। आप किसी की कोटेड वर्ड को या कोटेड सेंटेंस को कोटेशन के अंदर लिख सकते हो। साइटेशन होता है, मतलब इसमें आप बताते हो कि ये जो आपने टॉपिक लिखा है या ये आपने जो कंटेंट लिया है वो किन के हेल्प से लिया है, जिनसे आपने हेल्प लिया उसका नाम दो, आप वहां पे मेंशन करो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। सिक्स होता है मैनेज योर टाइम। ज्यादातर जो है पैराग्राफिज्म होता है वो तब होता है जब हम काम करना शुरू करते हैं डेडलाइन पर, मतलब हमारा डेट आ गया है सबमिट करने का और हम डेडलाइन पे है तो और हमें सबमिट करना है जल्द से जल्द, तो हम उसको पैराग्राफिज्म करके कहीं से लिख कर कहीं से कॉपी करके क्या करते हैं उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटर सबसे चाहिए है कि जब भी आपको कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले तो समय रहते हुए एक समय पीरियड में जो है आप उसको बनाकर प्रेजेंट करो, तो आपको पैराग्राफिज्म करने की जरूरत पड़ेगी हुई नहीं। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब इसके पहले हमने एक आईपीआर पढ़ा था हमने, और अगेन वो चीज भी आपके प्रीवियस वीडियो में सही से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, तो हर वो प्रॉपर्टी जो डिजिटली अवेलेबल है, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका कोई लिटरेरी वर्क है, आपका फोटो हो गया, आपका कोई म्यूजिक है, कोई आपका आर्ट फॉर्म है जो डिजिटल वे में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में क्या है अवेलेबल है, वो आप कहोगे डिजिटल प्रॉपर्टी। और उस डिजिटल प्रॉपर्टी पे जो आपका अधिकार है वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट हो गया। मतलब आईपीआर के अंदर आपको क्या आता है, डीपीआर भी आता है। ठीक है। आईपीआर और डीपीआर में अंतर क्या है कि आईपीआर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और डिजिटल प्रॉपर्टी दोनों को इंक्लूड करता है। डिजिटल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कंटेंट, जिसे मैंने बताया। ठीक है। अगर बुक है, एग्जांपल के लिए कि आपने बुक लिखा है, ठीक है, और वो बुक अगर हार्ड कॉपी में है तो वो आपका आईपीआर के अंदर आ गया। ठीक है। अगर वही आपका पीडीएफ के फॉर्म में है तो आपका डीपीआर हो गया, मतलब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ गया वो। ठीक है। बाकी इसमें जो राइट्स हैं, जो जैसा आईपीएम राइट आपको मिला हुआ है कॉपीराइट का, पेटेंट का, तो वो राइट यहाँ पे भी मिला हुआ है। मोस्टली यहाँ पे कॉपीराइट ही होता है। ठीक है। पेटेंट का बात यहाँ पे आता नहीं है, ज्यादातर कॉपीराइट होता है इस पे। नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पहला आता है ओएसएस, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Open source software is a means of developing and distributing software that ensures software is available for use, modification and redistribution by anyone. इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ था टॉपिक में, उसी को यहाँ पे बताया गया फिर से कि ओएसएस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, इसका मतलब हुआ कैसे सॉफ्टवेयर बनाना, डेवलप करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि फर्दर उसको दूसरा व्यक्ति जो है उसको में मॉडिफाई करके बदल के उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है ज्यादातर फ्री में डाउनलोड किया जाता है या बहुत कम पैसे में उसको डाउनलोड किया जाता है, और इस पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है फ्लॉस, या हम लोग फॉस भी कहते हैं। ठीक है। फ्लॉस का मतलब हो गया फ्री, लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। It used to refer to software which is both free software as well as open source software, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। अगर मैं बता रहा हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो हो सकता है फ्री में अवेलेबल हो या उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। जबकि फ्लॉस में क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, फ्री होता है, उसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये अधिकार देता है कि आप उसमें चेंजेस चेंजेस कर सको, उसकी डिजाइन को बदल के, उसके लेआउट को बदल के या उसके सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करके उसको आप फिर से अपना बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपको आ गया पहला एक और टॉपिक जो हुआ आपका फ्री रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्लॉस के अंदर क्या आता है, द लाइसेंस शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम सेलिंग और गिविंग अवे द सॉफ्टवेयर एज ए कंपोनेंट ऑफ एन एग्रीगेट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन containing प्रोग्राम फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, टॉपिक यहाँ रिपीट कर दिया गया है। ठीक है। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास राइट है कि आपके पास जो आपने जो सॉफ्टवेयर लोड किया है, डाउनलोड किया है, उसको आप उसमें कुछ चेंजेस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके लिए आपको इस तरह का फी वगैरह देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सोर्स कोड आपके पास रहेगा, सोर्स कोड में आप बदलाव कर सकते हो, उसको पब्लिसाइज कर सकते हो। ठीक है। और इसके लिए आप किसी भी तरीके का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस नहीं चलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एफएसएफ, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल स्पॉन्सर ऑफ द जीएनयू प्रोजेक्ट। जो जीएनयू प्रोजेक्ट होता है उसका ये
आपका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एफएसएफ मतलब हो गया फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ये जो है जीएनयू प्रोजेक्ट जो होता है उसको स्पॉन्सर करने का काम करता है। FSF receive little funding from corporation or grant making foundation but rely on support from individual like us. FSF जो है उसको फंडिंग मिलता है, जो बड़े बड़े जो होते हैं कॉर्पोरेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनसे फंडिंग मिलता है, ठीक है। बट इसके अलावा ये ज्यादातर जो है इसका जो सपोर्ट करते हैं वो हम जैसे लोग करते हैं, ठीक है, कुछ मॉनेटरी फंड देकर। तो FSF मोस्टली क्या आता है इसमें आ गया था, इट मोर प्रिसाइसली इट रिफर्स टू अवर काइंड ऑफ फोर काइंड ऑफ फ्रीडम। इसमें चार तरह के फ्रीडम आते हैं। पहला कि आपका फ्रीडम है कि आप प्रोग्राम को रन कर सको और किसी पर्पज से रन कर सकते हो। दूसरा, फिर आपके पास फ्रीडम होता है कि आप प्रोग्राम को पढ़ सको खुद से और अपने अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर सको। आपके पास फ्रीडम होता है कि आप प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी करके किसी और को दे सको और उसमें बदलाव करके उसको फिर से अपने अकॉर्डिंग पब्लिश कर सको, ठीक है। ये एफएसएफ के मोस्टली काइंड ऑफ फ्रीडम आते हैं उसमें। नेक्स्ट आपका आता है ओएसआई। ओएसआई एक था, ओएसआई मॉडल वो अलग है। ये ओएसआई आपका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म हो गया ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसका मेन काम है कि वो ओपन सोर्स कम्युनिटी को फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। The basic idea behind open source is very simple. वो simple सा idea है कि when programmer can read, redistribute, modify the source code for a piece of software, the software evolves. मतलब जब प्रोग्रामर किसी खास सॉफ्टवेयर को पढ़ सकता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है, तो प्रोग्राम क्या होता है और ज्यादा बेहतर होकर लोगों के सामने आता है, ठीक है। W3C नाम पता है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है इंटरनेट में स्टैंडर्ड कम्युनिटी को डेवलप करने में और उसमें बेहतरी करने के लिए, ठीक है। टीम बंडल इसके संस्थापक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन नॉट इज फ्रीली अवेलेबल। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स नहीं है और फ्री में अवेलेबल नहीं है ऐसे, ठीक है। सोर्स कोड जो है होते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को अवेलेबल नहीं होता। द यूज ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर इज रेगुलेटेड, जिसमें रेगुलेशन होता है, इसमें कंट्रोल किया होता है, ठीक है। But the distribution and modification is forbidden or requires special permission by the supplier or vendor. जो भी इसका सॉफ्टवेयर बनाता है उससे आपको स्पेशल लेना पड़ता है परमिशन कि उसमें आप चेंजेस कर सको उसके प्रोग्राम में, और मोस्टली इस पे अलाउ नहीं किया जाता कि इसके प्रोग्राम में आपको चेंजेस कर सको। ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का हो गया। इसके अंदर आपका आ गया फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट and which allows copying and further distribution, but its modification and code is not available. मतलब फ्रीवेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में अवेलेबल तो आपके पास है, ठीक है, बट इसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाकी जगह, बट उसमें बदलाव वगैरह नहीं कर सकते हो और उसका कोड भी आप अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि आपको गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, ठीक है। तो ये सब आपका फ्रीवेयर के एग्जाम्पल हो गए। बात करते हैं शेयरवेयर का। तो शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ये कुछ समय तक के लिए आपको फ्री एक ट्रायल वर्जन देता है और ट्रायल के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे बताएं, अगर बात करें इसके एग्जाम्पल का, तो आपका एग्जाम्पल हो गया जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो शेयरवेयर के एग्जाम्पल हो गए, जो कि आपको 15 दिन 20 दिन का क्या करता है, आपको एक ट्रायल वर्जन देता है जिसमें आप 15 दिन उसको यूज कर सकते हो फ्री में कुछ लिमिटेड सोर्सेज के साथ, और फिर उसको आपको अपग्रेड करना है, सही करना है, या 15 दिन का आपको खत्म हो गया वो ट्रायल वर्जन, तो उसके क्या करो, आप पैसा देकर खरीद लो। तो ये सब आपके शेयरवेयर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। बात करते हैं अब लास्ट टॉपिक हमारा, अब हम बढ़ रहे हैं, वो है पहला डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? The digital divide is the gap that exists between individuals who have access to modern information and communication technology and those who lack access। मतलब डिजिटल डिवाइड बात करता है उस गैप के बारे में जो दो ग्रुप के या दो लोगों के बीच में है। एक ग्रुप जो कि इसके पास एक्सेस है हर तरीके के इंफॉर्मेशन का, आईटी का उसके पास एक्सेस है, ठीक है, स्किल है उसके पास, आईटी स्किल है। और एक पॉपुलेशन वो इसके पास आईटी स्किल्स नहीं है, इसके पास एक्सेस नहीं है आईटी को लेके, ठीक है। डिजिटल इनक्वालिटी जो है हमें कम्युनिटीज में देखने को मिलता है, खासकर अर्बन एरिया और रूरल एरिया में। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास होता है नॉलेज आईटी का, और रूरल एरिया में ये संख्या काफी कम हो जाती है।
उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप बहुत मैटर करता है। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की बात का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग जो कि एक सोसाइटी में रहते हैं, वे भी उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जो एक लेसर इकोनॉमिक स्टेट है या आपके कंट्रीज हैं, उनके पास ऑप्शन कम होते हैं। जो हायर ऑब्वियस है, जो इकोनॉमिकल जो जोन के लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा उनके पास सहूलियतें हैं। तो इस तरीके से हमें हमें अपने सोसाइटी में, अपने देश में एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड। पहला इसमें आ गया जेंडर डिवाइड। अकॉर्डिंग टू 2013 रिपोर्ट, द इंटरनेट जेंडर गैप इज स्ट्राइकिंग स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जेंडर गैप काफी ज्यादा है, मतलब पुरुष जो है वो उनके पास ज्यादा एक्सेस है इंटरनेट का या आईटी डिवाइसेस का, जबकि औरतों के पास उतना जो है एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल डिवाइड। इंटरनेट एक्सेस क्रिएट relationship and social circles among people with shared interest. Social media platform like Twitter, Facebook create online peer group based on similar interest. सिंपल बात करें अगर सोशल डिवाइड मतलब सोसाइटी वाइज में जो है लोग डिवाइडेड हैं। ठीक है, जो आपके इंटरनेट एक्सेस होता है, ठीक है, वो सही से प्राप्त नहीं हो पाता है। यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड यहाँ पे हो गया। इंडिविजुअल्स लिविंग विद फिजिकल डिसेबिलिटीज आर ऑफन डिसएडवांटेज्ड when it comes to accessing the internet। जो इंडिविजुअल जिनके पास किसी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई देख नहीं सकता, कोई मान लो कि सुनने में सक्षम है, ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर उसको है, तो उसके पास ऑब्वियस है उतनी आसानी से वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, उन्हें खासकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। मान लो कोई इसका हाथ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, कोई बोल नहीं पा रहा, तो वो बोल नहीं पा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे बहुत सारी होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इस कारण से लोग इंटरनेट को या फिर आईटी को उतने अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड हो गया। लास्ट आपका है कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड, क्या क्या कारण है। ठीक है, so even though access to computer and internet continues to grow, the digital divide dramatically also continues to persist at an alarming rate due to the following। हालांकि ये बात सच है कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट आज की डेट में बड़ी मात्रा में फैल रहा है और ज्यादातर लोगों के पास इनका एक्सेस पहुंच गया है, बट फिर भी ऐसी बहुत सी जनसंख्या है जो अभी भी जो है इससे वंचित है। तो कौन कौन से रीजन है? पहला आपका एजुकेशन, ऑब्वियस है, सही रीजन, सही जो एजुकेशन उनको प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसका यूज नहीं कर पाते वो। दूसरा इनकम लेवल, ऑब्वियस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपका इनकम होता है। अगर आपका पैसा आपके पास है, इनकम आपकी अच्छी है, तो नो डाउट आप उन सारे न्यू गैजेट्स, न्यू डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे बाकी लोग नहीं कर पाते। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप अगर प्लेन एरिया में रहते हो, जैसे हम लोग रहते हैं प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा होता है। ठीक है, चीज़ें आसानी से मिल जाती है। जब वहीं आप कहीं चले जाओगे हिल एरिया में या कोई ठंड प्रदेश है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आईटी का कनेक्शन उतना अच्छा हो नहीं पाता। ठीक है, नेटवर्क इशू होता है, तो नंबर ऑफ इशू होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियस है, ज़्यादातर कमर्शियल प्लेसेस वो होते नहीं वहाँ पे, तो इस सब कारणों से जो है वहाँ पे आईटी का एक्सेस उतना अच्छे से हो नहीं पाता। मोटिवेशन एंड जनरल इंटरेस्ट लास्ट ये है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी होता है कि खुद का इच्छा भी होता है सीखने का। अब जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, वो तो सीखने के वो तो होते हैं, वो इच्छुक होते हैं, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको उतना उससे मतलब नहीं है। अगर बात करें अगर स्मार्टफोन में एग्जांपल के लिए, तो स्मार्टफोन का यूज जो एक हम लोग के एज के जो लोग हैं या हमसे जूनियर जो लोग हैं एज के, वो काफी बेहतरीन से करते हैं उसका यूज, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए उसमें उसके फीचर का यूज करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एक रीजन है डिजिटल डिवाइड का। लास्ट आपका है डिजिटल लिटरेसी। डेवलप्ड नेशन हैव मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू कंप्यूटर अमंग अदर डिवाइसेस एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियस कह रहा है जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास ज्यादा बेहतर एक्सेस है कंप्यूटर डिवाइसेस को के साथ, और साथ ही साथ उनका स्पीड जो है, इंटरनेट स्पीड, वो भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, students who attend school with sufficient computers and learn the necessary digital skill have an upper advantage over students who are not exposed to these technologies at an early age। स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही कम एज में
इन कंप्यूटर डिवाइस के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, उनके पास एक्सेस आ जाता है, तो उनका एक अपर हैंड होता है स्किल लेवल पे, ठीक है। जबकि वो बच्चे जो कंप्यूटर को देख भी नहीं पाए हैं या देखे हैं तो बहुत कम यूज किए हैं, तो ऑब्वियस है उनसे वो काफी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। The lack of physical access to technology, especially in developing country, widens the gap between the information rich and information poor. जो एक बड़ा गैप है, ठीक है, आपके डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज का बीच में, वो ये कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास फिजिकल एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब उनके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है या उससे जुड़ा हुआ कोई डिवाइसेस का उतना यूज नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर संख्या जो है, उनकी जो जनसंख्या होती है वो उसका यूज नहीं कर पाती है, जबकि डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके पास एक्सेस होता है ऐसे डिवाइसेस का, और इस कारण से ये जेंडर गैप जो है बड़ा दिन पर दिन बड़ा होते जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। उम्मीद करता हूँ कि ये टोटल चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इस चैप्टर के किसी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह रही है तो उसको भी बताइए आप, ठीक है। और साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी कोशिश पसंद आ रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। काफी नया चैनल है और आपकी मदद से ये और ग्रो कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आप आपके फायदे के लिए, आपके बेहतरी के लिए वीडियोस में अपलोड करता रहूं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।